अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें हमने ये जाना था कि आखिर स्केलर्स और वेक्टर्स में बेसिक फ़र्क क्या है, और हमने ये परफॉर्म करके देखा था कि जब हम वेक्टर्स को स्केलर्स की तरह ऐड कर रहे थे या उनकी एडिशन के जो फाइनल रिजल्ट्स थे हम वो स्केलर्स ही की तरह लेना चाह रहे थे, तो हमारे जो जवाब हैं वो रियल लाइफ से मुख्तलिफ आ रहे थे, यानी गलत आ रहे थे। तो हमने ये जाना था कि जब हम सिर्फ एक यूनिट और एक मैग्नीट्यूड के साथ इसको वेक्टर को ऐड करते हैं तो ये सफिशेंट नहीं है, इस तरीके से हम ऐड नहीं कर सकते, या फिर ये डिस्क्रिप्शन जो है एक वेक्टर की यही अधूरी है, एक और चीज़ हमें जो चाहिए वो हमारे पास नहीं है। तो उस वीडियो में हमने कुछ सवालात बगैर जवाब दिए छोड़ दिए थे कि आखिर वो चीज़ कौन सी है कि जो एक स्केलर को वेक्टर से डिफ्रेंशिएट करती है। ये हमने जाना था कि वो डायरेक्शन है। तो हम किस तरीके से मालूम करेंगे कि किसी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, या कौन सा ऐसा एक पैरामीटर होगा कि जो हमें बता देगा जिसको हम अगर कैलकुलेशंस में यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें अगर डायरेक्शन किसी दो वेक्टर्स की मुख्तलिफ होंगी तो कोई एक पैरामीटर होना चाहिए जिससे हमें पता चल सके कि इनकी डायरेक्शंस में किस तरीके का फ़र्क है, या इसकी डायरेक्शन एक वेक्टर की क्या है और दूसरे वेक्टर की क्या है। तो वो जो एक पैरामीटर है, वो वीडियो जो पिछली वीडियो थी वो बहुत ज़्यादा बेसिक थी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में थी कि आप आखिर वेक्टर्स को डिफरेंशिएट किस तरीके से करेंगे, आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सी कोई फिजिकल क्वांटिटी जो है वो वेक्टर है या नहीं है। इस वेक्टर में हम जानेंगे कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो एक जो तीसरी चीज़ जो इजाफी चीज़ हमें चाहिए उसकी कैलकुलेशन करने के लिए, या दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, या उसको डिस्क्राइब करने के लिए, जिसको हम डायरेक्शन कहते हैं, तो वो हम कैसे मालूम करेंगे किसी वेक्टर की। तो एक वेक्टर की डायरेक्शन मालूम करने के लिए पैरामीटर जो होता है उसे हम एंगल कहते हैं। अगर आपको नहीं भी पता एंगल क्या है, आप पहली दफ़ा भी सुन रहे हैं, तो अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देंगे तो बहुत सारे आपके सवालात जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। तो अब अगर आप देखें कि अगर हमें किसी वेक्टर की डायरेक्शन मालूम करनी हो, या किसी भी चीज़ की, किसी फिजिकल क्वांटिटी, किसी वेक्टर की डायरेक्शन मालूम करनी हो, तो सबसे पहले हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है कि हमें ये मालूम करना होता है कि किसी वेक्टर की डायरेक्शन किसी एक दूसरे रेफरेंस से क्या है, और वो जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है। अब वो जो रेफरेंस पॉइंट है वो फिक्स्ड होगा, और वो वेक्टर अगर अपनी डायरेक्शन चेंज भी कर लेगा तो हमें एक फ़र्क नज़र आएगा। तो वो जो फ़र्क होगा उससे हमें पता चलेगा कि इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की है, इसका एंगल चेंज हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पे अब आप देखें, हमेशा एक चीज़ ली जाती है फिज़िक्स के अंदर, स्टडी के अंदर, ये है कि जो ईस्ट की जानिब जो डायरेक्शन होती है उसे हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो नॉर्थ की जानिब होती है उसे हम पॉजिटिव वाई एक्सिस कहते हैं। इसी तरीके से जो इनके ऑपोजिट डायरेक्शन होती हैं उनको पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस कहा जाता है। अब एक वेक्टर है, अब हम एक मिसाल को डिस्कस करते हैं। इसको डिस्कस करने के बाद हमें इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी कि किसी वेक्टर की डायरेक्शन को हम किस तरीके से मालूम करते हैं, डायरेक्शन है क्या, या एंगल जो है वो उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। तो अब एक वेक्टर है जिसका नाम है ओ ए। अब आप देखें कि इनिशियली आगाज़ के अंदर ये जो वेक्टर है ये इस तरीके से है कि इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के पैरेलल है, मतलब ये बिल्कुल एक्स एक्सिस ही की डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमें ये नज़र भी नहीं आ रहा आवाज़ के अंदर, क्योंकि ये उसी लाइन के ऊपर पड़ा हुआ है, ओ से लेकर ए तक ये वेक्टर है। अब इसकी लेंथ जो है वो एल है, इसकी लेंथ जितनी भी है उसे हम कहते हैं वो एल है। वो तो चेंज थ्रू आउट वो पूरे प्रोसेस के अंदर चेंज नहीं होगी, लेकिन उस लेंथ के चेंज ना होने के बावजूद अगर ऐसा होता है कि ये वेक्टर जो है अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है इस तरीके से कि पहले ये इसकी जो टिप थी, ए पॉइंट था, वो यहाँ पर था, फिर थोड़ी देर बाद अब ये फ़र्क है, ये एक वेक्टर है जो कि ओ ए है, ये एक वेक्टर है, ये वही वेक्टर है, लेकिन इसने क्या किया, इसने अपनी जब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आया तो इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की है। डायरेक्शन इसने इस तरीके से चेंज की है कि ये इसका जो ए पॉइंट जो पहले एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा था, अब वो एलिवेट हो गया, अब वो उसके ऊपर से उड़ गया है। जब वो एलिवेट हुआ है तो एक चीज़ चेंज हुई है, एक चीज़ के अंदर फ़र्क आया है, एक चीज़ फॉर्म हुई है, एक चीज़ नहीं बनी है। अब जो चीज़ नहीं बनी है वो ये है, ये इसे हम थीटा कहते हैं, इसे हम एंगल कहते हैं। अब अगर हम इसकी कैलकुलेशन कर पाएँ तो हम मालूम कर सकेंगे कि किसी वेक्टर की डायरेक्शन किस तरीके से चेंज होती है, या डायरेक्शन को किसी भी तरीके से हम मालूम कर सकेंगे। अगर हम इस थीटा की कैलकुलेशन कर पाए तो हम देखेंगे ये थीटा किस तरीके से चेंज होता है, कौन से पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देखें कि जब ये इसके ऊपर बिल्कुल लाई कर रहा था तो थीटा यहाँ पर था ही नहीं,
मतलब एक्स एक्सिस और इस वेक्टर के दरमियान जो थीटा था, जब ये बिल्कुल इसके ऊपर लाया कर रहा था एक्स एक्सिस के ऊपर, तो वो था ही नहीं, तो थीटा तब 0 था। लेकिन जब ये एलिवेट हुआ तो कुछ ना कुछ थीटा फॉर्म हुआ है। अब हम देखते हैं इसके एलिवेट होने से, इसके ऊपर जाने से चेंज क्या चीज़ हुई है। तो हमें ये पता चलता है जब ये ऊपर गया है, तो अगर हम इस रास्ते को फॉलो करें, जिस रास्ते को लेकर ये टिप ऊपर गई है, तो इसने कर्व बनाई है, उस कर्व को हम एस कहते हैं। तो हम देखते हैं जैसे जैसे ये जो टिप है ये ऊपर जाएगी, ये एस चेंज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब ये टिप नीचे आएगी तो ये एस कम होता जाएगा। तो हमें ये पता चला कि हम इस एस की मदद से इस थीटा को जान सकते हैं। तो हमें कैलकुलेशन करते हैं कि थीटा का जो फॉर्मूला होता है उसे आप याद रख लें कि थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन एल। मतलब अगर हम ये रेशो जान लेंगे कि ये जो एस, ये जो कर्व बना, ये कर्व जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ जाकर ये रुका, इसकी लेंथ क्या होगी। ये लेंथ हम सीधी नहीं लेंगे बल्कि बिल्कुल उसी को मेयर करेंगे जो रास्ता उसने फॉलो किया होगा, और एल तो कांस्टेंट रहेगा। तो जब हम इन दोनों का रेशो निकालेंगे तो हमें थीटा मिलेगा। अब आप देखें कि जैसे जैसे ये टिप जो है ये एलिवेट होती जाएगी, ये रेशो बढ़ता जाएगा। इस वजह से, क्योंकि एल तो कांस्टेंट रहेगा, इसकी लेंथ नहीं चेंज होगी, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो ये कर्व बढ़ती जाएगी, इसकी जो लेंथ है या इसकी जो मेजरमेंट है वो बढ़ती जाएगी। जब एस बढ़ता जाएगा तो थीटा ऊपर जाने से बढ़ता जाएगा। तो अब हम रियल लाइफ में या हमने ये नोट किया कि जब इन दोनों का रेशो एस, इस एस का, इस कर्व पाथ का, इसकी मेजरमेंट का और इसकी लेंथ का रेशो जो है जब 1.57 होता है, तो ये जो टिप होती है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच रही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वेक्टर, किसी भी लेंथ का हम वेक्टर लेंगे या किसी भी वेक्टर की लाइन लेंगे, जब वो एक्स एक्सिस से उठकर यहाँ तक पहुँच जाएगी तो जो थीटा की वैल्यू आएगी वो 1.57 आएगी। जो इन दोनों का जो एस और एल का रेशो आएगा वो 1.57 आएगा। और जब ये इस लाइन को, इस पाथ को हम फॉलो करेंगे कि एक्स एक्सिस से लेकर वाई एक्सिस तक, तो जो एक पार्ट, जो एक हिस्सा हमें मिलेगा वो एक सर्किल का चौथाई हिस्सा होगा। एक सर्किल का चौथाई हिस्सा हमें तब मिलता है जब एस और एल का रेशो जो होता है वो 1.57 हो जाए। मतलब अब जो थीटा होगा वो ये नहीं होगा, अब जो थीटा होगा वो ये होगा। अब थीटा ये हो गया। तो अब अगर हम इसी को फॉलो करें, इसी को देखें, तो ये लेंथ जो है, अगर ये वेक्टर पहले ये लेंथ जो है वो यहाँ पर थी, फिर ये यहाँ पर आ गया, अब ओ ए यहाँ पर है, ए पॉइंट यहाँ पर है। अब अगर ये यहाँ से यहाँ आता है और इस तरीके से आता है कि ये जो एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर लाया करता है, तो एस जो है वो डबल हो जाएगा। लेंथ उतनी ही रहेगी, एस डबल हो जाएगा। तो जो एस अपॉन एल का अब रेशो होगा वो 3.14 हो जाएगा, जिसे हम पाई भी कहते हैं। और ये जो पाथ होगा, अगर हम इसको फॉलो करेंगे और इसको मैं ड्रॉ कर दूंगा, अगर रफली, ये मैंने रफली ड्रॉ किया, सही तरीके से ड्रॉ नहीं हुआ तो, लेकिन ये जो होगा ये हाफ ऑफ ए सर्किल होगा। ये पूरा पार्ट जो होगा ये हाफ ऑफ ए सर्किल होगा, और ये जो एंगल होगा ये होगा 3.14। और इसका जो, इस एंगल का जो यूनिट होता है, तो आप देखें यूनिट इस तरीके से हम निकालते हैं कि जो एस है वो भी हम मीटर्स में मेजर करते हैं, वो भी लेंथ है, और जो एल है वो भी लेंथ है। तो इसका कोई यूनिट होता नहीं है, लेकिन इसे हम, इसका यूनिट वैसे तो नहीं होता, लेकिन हम इसे कहते हैं सिर्फ एक पहचान के लिए, वो रेडियन होता है। वैसे ये डायमेंशनलेस यूनिट होता है थीटा, क्योंकि दोनों तरफ, जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो है वो सेम यूनिट की क्वांटिटी है, सेम ही क्वांटिटी है, उसी को हम डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका यूनिट कोई होता नहीं है, लेकिन रेडियन होता है। तो अब जब ये यहाँ तक पहुँच जाएगा तो जो इनकी वैल्यू आएगी वो आएगी 3.14, और ये जो पार्ट होगा वो एक सर्किल का आधा पार्ट होगा। और जब ये यहाँ से होता हुआ ये वेक्टर दोबारा, पहले ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आने के बाद दोबारा जब ये वापस यहीं पर आ जाएगा, तो आप देखेंगे कि एक सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं बहुत रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये सर्किल वैसे बहुत टेढ़ा मेढ़ा बना है, एक सर्किल नहीं है, मैंने हाथ से ड्रॉ किया है, तो लेकिन ये एक सर्किल बन जाएगा।
तो ऐसा होगा कि थीटा इज इक्वल टू, फिर जो इनका एस और एल, एस अपॉन एल का जो रेशो होगा वो 3.14 से डबल हो जाएगा। वो इस वजह से क्योंकि जो एस होगा वो इतना ही और हो जाएगा लेकिन लेंथ तो उतनी ही रहेगी। तो थीटा 6.28 होता है, रेडियन होता है जब एक पूरा सर्किल मुकम्मल हो जाता है। तो इसकी हम एक कांस्टेंट लेने की कोशिश करते हैं। तो पाई आपने सुना होगा, पाई इज इक्वल टू 3.14, और इसका मतलब ये होता है, आप देखें कि 3.14 थीटा की वैल्यू कब आई है। 3.14 थीटा की वैल्यू तब आई है जब एक सर्किल का आधा हिस्सा मुकम्मल हुआ है। तो जब भी एक सर्किल का आधा हिस्सा मुकम्मल हो जाएगा, एक वेक्टर जब एक अपने एक्सिस से उठ के दोबारा उसी की नेगेटिव एक्सिस पर आ जाएगा, तो जो थीटा की वैल्यू होगी वो पाई रेडियन होगी। इसी तरीके से अगर थीटा पाई रेडियन के इक्वल होता है तो पूरा एक आधा सर्किल मुकम्मल हो जाता है, और जब पाई को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो थीटा भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब थीटा भी डबल हो जाता है। और जब 2 पाई रेडियन होता है तो पूरा एक सर्किल फॉर्म हो जाता है। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर पाई को 4 से डिवाइड कर देंगे, अगर पाई को 4 से डिवाइड कर देंगे, मतलब आप देखें कि पाई बाय जो पाई है वो पूरा एक आधा सर्किल है। मतलब अगर यहाँ से लेकर कोई वेक्टर यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ पर आकर लाई करेगा, तो वो पाई रेडियन है। और जब वही जो वेक्टर है वो यहाँ से दोबारा अपनी उसी जगह पर घूमकर आ जाएगा तो एक सर्किल मुकम्मल हो जाएगा, वो 2 पाई है। तो अब अगर हमें जानना हो कि आधा सर्किल कब मुकम्मल, एक चौथाई सर्किल कब मुकम्मल होता है, तो एक चौथाई सर्किल ये है, ये एक चौथाई सर्किल है। जब एक चौथाई सर्किल का मतलब ये है कि जब कोई वेक्टर या जब कोई लाइन एक्स एक्सिस से उठकर वाई एक्सिस के ऊपर आके लाई करे, तो उस पाथ को अगर हम फॉलो करेंगे तो एक चौथाई सर्किल मुकम्मल हो जाएगा। तो अगर हम पाई को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि पूरा पाई जो है वो आधा सर्किल है, और पाई को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो सर्किल का एक चौथाई हिस्सा मुकम्मल हो जाएगा। अब डिग्री को इसके अंदर, इसको इस जो हमने पाई के अंदर कैलकुलेशंस की हैं या जो रेडियंस के अंदर की हैं, इनको अगर हम डिग्री के अंदर करें तो कन्वेंशनली ये लिया जाता है हमारी कैलकुलेशन के लिए कि 2 पाई रेडियन जो है, 2 पाई रेडियन का मतलब है पूरा सर्किल मुकम्मल होना। पूरा सर्किल मुकम्मल होने का मतलब है कि एक वेक्टर यहाँ से उठे, एलिवेट हो, पूरा एक रास्ता मुकम्मल करके दोबारा यहाँ पर आ जाए। 2 पाई रेडियन को हम 360 डिग्रीज के इक्वल लेते हैं। अब कैलकुलेशन के अंदर हम डिग्री इस्तेमाल करते हैं। अब हम मालूम कर सकते हैं आसानी से कि कितने रेडियन पर कितने डिग्री होता है। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जो पाई रेडियन है, पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है। और पाई रेडियन का मतलब क्या होता है, पाई रेडियन का मतलब है आधा सर्किल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज होगी, ये वाला जो एंगल होगा, ये बहुत बड़ा मैंने बना दिया, जगह नहीं थी, तो ये वाला जो एंगल होगा ये 180 डिग्री है, और पूरा जो एंगल है वो 360 डिग्री है। और अगर हमें ये मालूम करना है तो 180 का आधा कर देंगे, वो 90 डिग्री है। तो आज हमने ये जाना इस वीडियो में कि जो वेक्टर्स हैं उनकी डायरेक्शन के को मालूम करने के लिए हमारे पास पैरामीटर कौन सा है, उसकी बेसिक्स क्या है, किस तरीके से उनको उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से करते हैं क्योंकि जब कोई वेक्टर अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, क्योंकि जब ये यहाँ पर था इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस से बिल्कुल पैरेलल थी, जब ये उठा तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो उसके साथ एक चीज़ चेंज हुई जो कि थीटा है। थीटा को हम कैलकुलेट करते हैं, जो कि एक और चीज़ चेंज हुई, हम देखते हैं कि एस चेंज, एक और नई चीज़ फॉर्म हो रही है, तो उसके जरिए से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन एल, और एस जो है वो बढ़ता रहता है जैसे जैसे थीटा बढ़ता रहता है, लेंथ कांस्टेंट रहती है, तो हमें डायरेक्शन का पता चल जाता है। हमें पता चल जाता है कि कोई वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस से कितना डेविएटेड है। कितना डेविएटेड है का मतलब ये है कि कितना वो उससे दूर गया हुआ है। ये बिल्कुल, अगर ये बिल्कुल इसके ऊपर लाई कर रहा है तो एक्स एक्सिस से बिल्कुल भी डेविएटेड नहीं है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा एलिवेट हो गया तो थीटा फॉर्म हो गया। जितना थीटा बड़ा होगा उतना वो एक्स एक्सिस से डेविएटेड होगा। तो आज की वीडियो में हमने ये जाना। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आप ज़रूर देखें। ये उसी का तसलसल है, उसमें कुछ सवाल थे जो हमने छोड़े थे। ये बहुत बेसिक वीडियो है ये भी। तो इंशाल्लाह अगर आप इसी तरीके से हम आगे भी जाएंगे। सबसे पहले हमने ये जाना कि जो वेक्टर्स होते हैं उसके अंदर हमें एक तीसरी चीज़ डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। और हमने ये जाना कि डायरेक्शन को हम कैलकुलेट किस तरीके से कर सकते हैं, कैलकुलेशंस में ला किस तरीके से सकते हैं। अब इंशाल्लाह हम जानेंगे कि उनको उनकी कैलकुलेशन या वेक्टर एडिशन के कैलकुलेशन हम करते किस तरीके से हैं।